नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल में। हमारे देश के तमाम राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम मचा हुआ है। नए मामलों का आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर चुका है और यह बहुत डराने वाला आंकड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या हमारे देश में कुछ और राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या अब सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प हमारे पास बचा है? क्या लॉकडाउन से ही कोरोना पर लगाम लगेगी? सबसे बड़े सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है और बस अब से कुछ ही देर में हमारे साथ 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बात पर चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे। 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे परिचय करवा दें आपको। विश्वास सारंग जी इस वक्त मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ हैं। अनिल विज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बन्ना गुप्ता जी हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री असलम शेख जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहां पर। और हम आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि और भी लोग हमारे साथ जुड़ें। टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और बन्ना गुप्ता जी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। आप सभी का बहुत धन्यवाद और आप सभी का नमस्कार भी स्वागत। स्थिति विस्फोटक है, स्थिति खतरनाक है। महाराष्ट्र के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो कोरोना को लेकर है वो मध्य प्रदेश है, क्योंकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं। हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग जी मध्य प्रदेश के हमारे साथ हैं। विश्वास जी, आज आपने एक महत्वपूर्ण बैठक की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ दोपहर में, आपसे कुछ घंटे पहले। क्या तय हुआ है उस बैठक में विश्वास जी? देखिए सईद भाई, मध्य प्रदेश में बाकी राज्यों की तरह ही कोरोना का संकट बहुत तेजी से फैल रहा है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं। हम दोनों आयाम पर काम कर रहे हैं। पहला तो हम संक्रमण को रोकें और उसके लिए जन जागरण, आचार संहिता का ठीक ढंग से पालन हो, लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूसरा जो संक्रमित हो गए उनका प्रॉपर इलाज हो सके। और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ही रोज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम पूरी कटिबद्धता के साथ इस भीषण संकट के निराकरण के लिए लगे हुए हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। चुनौती बड़ी है, रास्ता कठिन है और ये बात सही है कि संकट भी बहुत बड़ा है, पर हम तैयार हैं और हम हर संकट का सामना करेंगे। सारंग जी, क्योंकि एक एक रिएक्शन हम सभी से ले लें उसके पास आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी है, कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर को लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हम इन तमाम मुद्दों पर भी आपसे बात करेंगे। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम अलर्ट हैं सर, और बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश जो है वो कोरोना से जूझ रहा है। बहुत तेजी से मामले यहां पर सर बढ़ रहे हैं। क्या तैयारियां हैं? और खासतौर से 2 त्योहार अभी आ रहे हैं 2-4 दिन में। देखिए, उसके मध्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 75 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ रहे हैं। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे इस प्रकार से नहीं है। लेकिन जब भी हम लोगों ने एहतियात के रूप में पहले तो मुख्यमंत्री हर डिस्ट्रिक्ट का आपकी आवाज नहीं आ रही है और उसका संचालन कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने पिछले जब ये कोरोना आया था तो उस फेज में ही हमारे यहाँ कोई लैब्स नहीं थे। आज हम लोग के सरकारी 124 लैब्स हैं और प्राइवेट में 104 लैब तैयार कर लिए हैं। और अब हम लोग 2,12,000 कल तक की मैं आपको बता रहा हूँ जो टेस्टिंग्स करी हैं। हम लोगों ने 85 लाख जो डोजेज है या वैक्सीनेशन का हम लोग कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 1.5 लाख के ऊपर हम लोग बेड्स तैयार कर चुके हैं और हम लोगों के जो वेंटिलेटर्स का जो सिस्टम्स है या हम ऑक्सीजन का कहें, वो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट्स में जहां भी उपलब्ध नहीं था वहां करा है जी। ये सब चीज को संचालित करने के लिए एक हम लोगों ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है जो केंद्रित भी है लखनऊ में और हर
जो शहर है उसके अंदर भी हम लोग ने पिछले 1 साल के अंदर उसको तैयार किया है। तो इन सब चीजों को लेते हुए तैयारी हम लोग की पूरी है और ये जरूर है कि इसको जो है हम लोग को टेस्टिंग और बढ़ानी है। हम लोग 2.5 लाख तक की करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब ये फर्स्ट फेज आया था उस समय भी हम लोग ने 2.5 लाख करा था टेस्टिंग पर डे हम कर पा रहे थे, और आज भी हम लोग 2,12,000 तक की पहुंचे हैं। दूसरा जो हम लोग का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें भी बड़ी तेजी है। आज भी जो अप्रैल 11 से अप्रैल 14 तक की जो टीका उत्सव जो चल रहा है उसके अंदर भी हमारे 6,800 सेंटर्स पे ये कार्यक्रम चल रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है। मगर ये संक्रमण पिछले संक्रमण से तेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतर्कता हम लोग को रखनी है, सबको अपना बचाव भी करना है और साथ ही साथ लोगों का ध्यान भी देना है। तो सभी लोग लगे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक फेज जो आया है उससे हम सब लोग उत्तर प्रदेश के निवासी, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि 1.5 लाख की संख्या में है, और पूरा देश इससे उभर के निकलेगा। यही आशा सिद्धार्थ नाथ जी हम सब भी कर रहे हैं कि हमारा देश जल्द से जल्द इस संकट से निकले। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित असलम शेख इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख साहब, सबके मन में यही सवाल है, उद्धव ठाकरे आपके मुख्यमंत्री ये संकेत दे चुके हैं, क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा रहा है या इसकी संभावना कितनी ज्यादा? देखिए, महाराष्ट्र में जब पहला फेस आया था तब भी सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स थे वो मुंबई शहर और महाराष्ट्र में थे, और अब ये सेकेंड जो फेस है इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मुंबई शहर और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है पेशेंट्स है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने कई दिन पहले, कई हफ्ते पहले से लोगों को जो है वो आह्वान करना शुरू किया था कि थोड़ा सा सरकार का साथ दीजिए, थोड़ा सा जो गाइडलाइंस हम तैयार कर रहे हैं उसको आप फॉलो करिए, नहीं तो फिर एक बार जो है लॉकडाउन जैसी परिस्थिति हमारे सामने आ सकती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने धीरे धीरे करके हर हफ्ते, हर महीने में 2-2, 3-3 बार जो है वो गाइडलाइंस हमने कड़क की, और उसके बाद में कुछ दिन पहले हमने रात में जो है वो कठोर प्रतिबंध करके रात में जो है उसको कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया सुबह तक का। और अब हमारे पास ये वीकेंड की हमने जो लाई थी पॉलिसी, जो वीकेंड को जो है हम बिल्कुल सैटरडे संडे को जो है वो और कड़क कर देंगे हम प्रतिबंध, ताकि जो काम के सिवा, बिल्कुल कोई एसेंशियल के सिवा कोई बाहर आ ना सके। और जिसकी वजह से शायद आज शाम तक का हमें लगता है जब रिजल्ट आएंगे तो आज जो है मुंबई शहर में थोड़ी सी कोरोना की लगने हुए पेशेंट्स की संख्या कम होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण लॉकडाउन के जो संकेत महाराष्ट्र से मिल रहे हैं, असलम जी, उस पर आपने कोई बात नहीं की क्या? जो कोरोना कोर ग्रुप की एक बैठक हो रही है मुख्यमंत्री के साथ इस समय, वो बैठक चल रही है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम आपसे और बात करेंगे। बन्ना गुप्ता जी, झारखंड की क्या स्थिति है, कैसे आप निपट रहे हैं? क्योंकि पहली वेव में झारखंड उतना ज्यादा प्रभावित नहीं था जितना ज्यादा असर इस वक्त झारखंड पर पड़ रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे झारखंड में भी इस की गति बढ़ी है। ये दूसरे चक्र की गति बढ़ी है। जहां पहले हम 450 के करीब पॉजिटिव केस पर पहुंच गए थे, वो अब बढ़कर जो है 12,000 से भी पार हो गया है। तो निश्चित तौर पर आज भी मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से बातचीत की है और उनका ध्यान हमारे इस गरीब राज्य पर विशेष केंद्रित करने का प्रयास किया है। और अभी भी जो हमारी स्थितियां हैं वो नियंत्रण में हैं, और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के ने पूरी तरीके से गंभीरता पूर्वक इस अभिशाप की मुक्ति के लिए हम प्रयासरत हैं। और अभी हम लोगों ने एक निर्णय भी किया है कि 8 बजे के बाद हम सारे जितने भी प्रतिष्ठान है उसको बंद रखेंगे। अनावश्यक रूप से कोई भी 5 व्यक्ति नहीं जमा होंगे। और भी कुछ हमने प्रतिबंध किए हैं, केवल श्राद्ध और शादी को छोड़ के कुछ प्रतिबंध किए हैं। तो हम यहाँ दवाइयों की कमी हो रही, विशेष करके
रेमडेसिविर जो है वो दवाई नहीं है और भी कुछ दवाइयां नहीं है, तो हमने आज आदरणीय हर्षवर्धन जी से प्रार्थना किया है जी। और लगातार हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि कैसे करके आइसोलेशन वार्ड बढ़ाने हैं, कोविड वार्ड बढ़ाने हैं। ठीक है बन्ना जी, एक एक रिएक्शन और ले लें, फिर आगे आपसे बात करते हैं। विश्वास सारंग जी आपको जाना है, लेकिन जल्दी से अगर एक रिएक्शन, क्योंकि टीएस सिंहदेव जी का रह गया है, उसके बाद हम आपके पास आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से कई सारी शिकायतें सर आ रही हैं वहां पर। सिंहदेव जी। सईद भाई मुझसे पहले ले हाँ ठीक है, पहले ले लीजिए तो ठीक है, बताइए ये सईद भाई। ठीक है विश्वास जी, जो लगातार ये शिकायतें आ रही हैं इंदौर भोपाल से कि वहां पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है और ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी पड़ गई है, तो क्या बैठक में जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है उसमें कुछ इस पर ठोस कदम उठाया गया है, या आगे मध्य प्रदेश की जनता को कम से कम ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए कोई फैसला आपकी तरफ से लिया गया है? सईद भाई मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कहीं भी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है, तो 2 दिन पहले कुछ कियोस्क मचा था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पर इनिशिएट करते हुए 1 लाख हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन के टेंडर किए, और जब तक वो टेंडर की मियाद पूरी होगी उससे पहले हमने आपूर्ति कर दी है। CSR फंड से हमारे यहाँ हर जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंच गया, इसका किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ये एक मीडिया स्पेकुलेशन बन रहा है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हर जिले में हमारे पास पर्याप्त बिस्तर हैं, ICU हैं, ऑक्सीजन युक्त बिस्तर हैं, वेंटिलेटर हैं, कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अप्रैल के पीक को भी हमने अभी से प्लान किया हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। ये बात सही है, चुनौती बड़ी है, पर हम चुनौती का सामना करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में बिस्तर की भी कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, और किसी भी तरह की दवाई की भी कोई कमी नहीं है। हम लॉकडाउन की कोई संभावना, विश्वास मध्य प्रदेश में किसी भी चुनौती को पूरी तरह से निपटने को तैयार है। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी ये कहा है कि लॉकडाउन के पक्ष में हम नहीं हैं, और ये जो दूसरे शहरों में जो मियाद बढ़ाई गई है वो जनता कर्फ्यू है, वो लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन शब्द का उपयोग नहीं करना है, हम तो जनता कर्फ्यू है, क्योंकि उसमें बहुत जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चलेंगी। ये लॉकडाउन फुल लॉकडाउन नहीं है, ये केवल जनता कर्फ्यू है। और वो भी मैं ये आपको निवेदन करना चाहता हूं, इसका निर्णय प्रदेश स्तर पर नहीं हुआ है। हमारे यहाँ व्यवस्था बनी है, हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, जिसमें उस शहर के सभी जनप्रतिनिधि, वहां के संभ्रांत लोग, विशिष्ट लोग हैं, व्यापारी संगठन के लोग हैं, और वो क्राइसिस मैनेजमेंट का ग्रुप जो रिकमेंड करता है वही इससे रिलेटेड वहां पर निर्णय लिया जाता है। और जिन शहरों में ये मियाद बढ़ी है, वहां के क्राइसिस मैनेजमेंट ने वहां पर जनता कर्फ्यू की बात की है। फल, सब्जी, जरूरी आवश्यक चीजें मिलती रहेंगी, यही वो लिमिटेड रूप से। सारंग जी, निश्चित रूप से कोई उद्योग नहीं बंद होगा, किराने की दुकान, दूध, सब्जी, सभी तरह का। केवल मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जनता कर्फ्यू मतलब जनता बाहर नहीं निकलेगी। उसको यदि किसी को रोजमर्रा की जरूरत है तो वो जाएगा, वो अपना सामान ला सकता है। बेसिकली ये उस शहर के लोगों द्वारा स्वयं को संयमित और अनुशासित करने का एक प्रक्रिया है। इसको हम जनता कर्फ्यू कह रहे हैं, ये लॉकडाउन नहीं है। आपने स्पष्ट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको जाना था, आपने समय निकाला, इसके लिए भी विश्वास सारंग जी आपका धन्यवाद। थैंक यू। सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, कितना तैयार हैं आप? सर, स्थिति तो बहुत चिंताजनक है। कल पॉजिटिव जो केस आए हैं 50,000 से ऊपर टेस्ट में 14,098, और मृत्यु की भी जो संख्या है वो 100 से ऊपर कल पहुंची है। हमारे यहाँ जो कुल एक्टिव केस है ये 85,860 है। तो एक तुलनात्मक छोटे राज्य के लिए ये बड़ी संख्या है। होम आइसोलेशन में बड़ी मात्रा, बड़ी प्रतिशत आबादी कोरोना पॉजिटिव की ये होम आइसोलेशन में रहती है। शेष के लिए और आने वाले समय के लिए अगर आज 85,807 संक्रमित हैं, एक्टिव केसेस हैं, तो हम 1,30,000 से 1,50,000 के लिए प्लान कर रहे हैं कि हमारा
पीक जिसके बाद प्लेटू या नीचे उतरना चालू होगा संक्रमण की संख्या, तो 1,30,000 से 1,50,000 के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। मान लीजिए 70% अगर होम आइसोलेशन में है तो शेष जो आबादी की प्रतिशतता है 1,30,000 प्रभावित होते हैं तो 39 लाख, और 1,50,000 प्रभावित होते हैं तो 45,000। तो 39,000 से 45,000 के बीच में लोगों को होम आइसोलेशन के बाहर व्यवस्था की आवश्यकता पड़ सकती है। इस बात को ध्यान में रख के हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और आप ये स्वीकार करते हैं कि स्थिति भीषण है, गंभीर है और सरकार को जी सतर्क। जी आगे हम बात करते हैं। अनिल विज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे वो थ्रू होते हैं वैसे उनके पास चलते हैं। लेकिन सिद्धार्थ नाथ जी, योगी आदित्यनाथ ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है त्योहारों के मद्देनजर कि वो धर्म गुरुओं से मिलेंगे और धार्मिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा ना हो उसके लिए फैसला लेंगे। किस तरह का फैसला लेने जा रहे हैं सर आप लोग? आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, फिर से बोलेंगे आप? आपके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मगुरुओं से मिलने जा रहे हैं और क्योंकि दो महत्वपूर्ण त्योहार नजदीक हैं, किस तरह का फैसला आप लेने जा रहे हैं? किस तरह का निवेदन उनसे करेंगे? किस तरह की आप जनता से भी अपील करते हैं? नहीं, देखिए, जनता से सरकार भी अपील करती है। सरकार के पिछली दफे भी हमने देखा था, एक अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव आया था और साथ ही साथ फिर एक और उत्सव था एक दूसरे धर्म का भी, तो दोनों का हुआ था। इस समय भी एक नवरात्रे भी आ रही है और साथ में एक मुस्लिम फेस्टिवल भी आ रहा है। तो दोनों से जब अपील करते हैं तो उनकी अपील भी जब लोगों तक के धर्मगुरु के माध्यम से जाती है उसका बहुत वैल्यू पड़ती है। और इस संक्रमण को देखते हुए फेस्टिवल्स जो हैं और उत्सव भी हैं या धर्म के से संबंधित भी कोई भी कार्यक्रम है उसको घर में मनाएं, कम से कम जाएं, तो इससे संक्रमण नहीं बढ़ता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगता है क्या हमारे मुख्यमंत्री जी की बातचीत क्या होगी, मगर मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो क्या बात करेंगे, मगर मुझे उम्मीद है कि पिछली दफे भी ऐसा किया गया था, उनकी तरफ से अपील करी गई थी धर्मगुरु के, तो यही फिर से भी एक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिद्धार्थ जी आप। और पिछला एक पूरा साल हम इस कोरोना संकट को झेल चुके हैं और ये तमाम नवरात्र भी आए, रमजान भी आए और हमने जिस तरह से निकाला, लेकिन इस बार हमें और ज्यादा सतर्क और ज्यादा अलर्ट रहना होगा सिद्धार्थ जी। असलम जी क्या लॉकडाउन अब, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि स्थिति नहीं सुधरी, स्थिति तो अभी फिलहाल नहीं सुधरती दिख रही है महाराष्ट्र में, क्या लॉकडाउन पर आप विचार कर चुके हैं? क्या कंप्लीट संपूर्ण महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग रहा है? नहीं, देखिए, हमने इससे पहले भी जितने भी रिस्ट्रिक्शंस मुंबई और महाराष्ट्र में लाए, जब भी हम उसको कड़क करते चले गए या उसके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रतिबंध लाते गए तो हमने एसेंशियल चीज़ों के ऊपर जो है ना वो तकलीफ आने नहीं दी। जैसे रोज़मर्रा के जो मजदूर हो गए, या भी हमारी कड़क गाइडलाइंस के बावजूद आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज भी चालू रखी हमने, फैक्ट्रीज भी चालू रखी, कंस्ट्रक्शन साइट भी चालू रखी, एसेंशियल बेकरीज हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, दूध की दुकानें हो गई, ये सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल प्रतिबंध नहीं किया। हमने रिस्ट्रिक्शन लाया तो भी जो रात को गाड़ियां जो चल रही थी उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लाया। दिन में भी जो कम से कम गाड़ियां निकले, अति आवश्यकता हो तो ही निकले। अभी जो परिस्थिति है कि उसके बाद भी केसेस जितने कम होने चाहिए थे उतने कम नहीं हुए। और उसके ऊपर जो हमारी जो विशेषकर हमने जो एक टास्क फोर्स जो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए हमने बना के रखी है, उसके तहत उन्होंने कहा कि ये चेन जो है ये टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डबलिंग का टाइम कम होते जा रहा है और केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका रिकमेंडेशन था कि और कड़क जो है इसके ऊपर गाइडलाइंस कोई कारण आपको नजर आता है असलम जी, जिसको लेकर, क्योंकि फर्स्ट फेज में भी जो पहली लहर थी उसमें भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अफेक्टेड था, प्रभावित था, और इस बार भी सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हो रहा है। मतलब 13% के लगभग वहां पर कन्वर्ट हो रहे हैं पॉजिटिव केसेस। नहीं, इसको स्टडी करने के लिए हमने हमारे जो टास्क फोर्स के उनसे भी कहा है, और हमने कहा कि जरा ICMR की भी आप जरा से मदद लीजिए और फाइंड आउट करिए
कि ये महाराष्ट्र और मुंबई में ही क्यों इतने केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जबकि वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, असम में चुनाव चल रहे हैं, केरला में चुनाव चल रहे हैं। इन चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि देश के इसी राज्य में सबसे ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं। क्या यहाँ जो उनकी क्षमता कम है कि यहाँ के लोगों की जो अंदर की जो क्षमता होती है ट्रीटमेंट की वो कम है, या क्यों फैल रहा है? उसके अलावा भी हमने जो अभी आगे के बारे में जो कार्रवाई करनी, उसके लिए कल हमने करीबन 2-3 घंटे जो है सारे विरोधी पक्ष नेताओं के साथ बैठ के मीटिंग ली। उसमें टास्क फोर्स को भी इन्वॉल्व किया और किस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं और क्या करना चाहिए। ठीक है सर, हमारे देश में कोरोना विस्फोट हुआ है, दूसरी लहर डरा रही है, और वो राज्य जो पहली लहर में से अछूते थे या जहां कम मामले थे, वहां पर अब तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बन्ना जी, जमशेदपुर जो है आपका, वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। कल 2373 मामले आए हैं, 12,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, धारा 144 आपने लगा दी है, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी आप सवाल उठा रहे थे। क्या कमी इस वक्त झारखंड महसूस कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं शहीद भाई कि एक तरफ पूरा देश भयभीत है और लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नए प्रयोग की दिशा में भारत को बढ़ाने का काम किया। अब उनका एक नया और शिगुफा आ गया है कि भाई उत्सव मनाओ, जो है वैक्सीनेशन का उत्सव। मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि लोगों के घर में मातम मन रहे हैं, लोग जो हैं दुखी हैं, परेशान हैं, मृत्यु हो रही है, कोरोना के संकट से सारे देश के लोग भयभीत हो रहे हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन की डोज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, और मोदी जी के जो सबसे मित्र देश हैं, जो सबसे ज्यादा चुनाव में मित्र देश की चर्चा वो चुनावी करते हैं, पाकिस्तान, उसको 45 लाख डोज दे दिया उन्होंने। और हमारा जो है झारखंड सबसे ज्यादा हमारा सबसे वेस्ट हुआ है, वो सबसे कम हमारे देश में सबसे ज्यादा कम हमारे राज्य का हुआ है कि 3.1% हुआ है। यूपी का जो है 9.4% हुआ है, और गुजरात का 5.3% हुआ है, पूरे देश का 6.5% हुआ। इसके बावजूद भी हमको जो है वैक्सीनेशन के इसमें जो है हमको जो है कहीं ना कहीं एडवांस प्लानिंग करने के बाद भी हमको देने में बहुत जो है असुविधा केंद्र की सरकार को हो रही है। फिर हमको जो दवाइयां जरूरत है वो दवाइयां नहीं है, उनका जो है कहीं ना कहीं जो है काला बाजारी हो रही है रेमडेसिविर का। और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों उत्सव मनाना है जब देश में ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं। तो प्रधानमंत्री जी ये नए इनोवेशन क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कादर खान को डायलॉग लिख के भी देते शायद प्रधानमंत्री हैं। और जिस तरीके से महिमा मंडन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो वैक्सीनेशन वैज्ञानिकों ने बनाया है 2x2, ठीक है बन्ना जी, आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए सिद्धार्थ जी जवाब देना चाह रहे हैं आपका, अनिल जी से। सिद्धार्थ जी की जवाब पहले मुझे बोलने दीजिए। नहीं बन्ना जी समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि अनिल जी का एक भी रिएक्शन नहीं हुआ। अनिल विज जी का पास ऐसा एक स्वास्थ्य मंत्री मिला है। जब प्रधानमंत्री जी ने उत्सव बोला है तो इनको समझ आना चाहिए उत्सव का मतलब क्या होता है। उत्सव का मतलब है कि आप एक टारगेट लेके 4 दिन कार्यक्रम चलाएंगे। उत्सव का मतलब ये होता है कि आप एक टारगेट के साथ साथ वैक्सीनेशन से डरे नहीं, वैक्सीनेशन से आपकी जान बचती है। जब जान बचती है तो उत्सव होता है, मगर इनको राजनीति करनी है और ओछी राजनीति करनी है। पता नहीं लोगों की मौत हो रही है, लोगों की मौत हो रही है और आप उसको कर रहे हैं। लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए, नहीं इनके जैसे लोगों को शालीनता के साथ हर चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब लोग जवाब दे रहे हैं, मगर इनको राजनीति करनी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को तो आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है एक वैचारिक सोच से देश के अंदर कोरोना से कैसे बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री जी भारी भाषण देने एक करोड़ पहुंच रहे हैं। उस समय नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो है कोरोना बढ़ेगा, क्या उस समय नहीं समझ में आ रहा है? आप अपने झारखंड को संभाल लीजिए,
आप मातम में उत्सव नहीं होता है, मौत होती है बहुत अच्छा होगा। भारत की चिंता प्रधानमंत्री पे छोड़ दें, हम उत्तर प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। कृपा करके आपको अपने झारखंड की चिंता करने के, अपनी विफलता पर ठुकरा किसी और तक छोड़ने की कृपा मत करें। बन्ना जी, सिद्धार्थ जी, हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपका सवाल है कि भाई बंगाल में चुनाव में इतनी भीड़ हो रही है, गलत है। कुर्बानी देने के लिए अनिल जी, हरियाणा में कोरोना की स्थिति क्या है, आप क्या कर रहे हैं? समय कम है इसलिए दोस्तों। अनिल विज जी, मेरा अनुरोध है आपसे। रेलवे वीर जो है, वो रेलवे शिविर जो है। बन्ना जी एक सेकंड, बन्ना जी उठाया, आपने सवाल उठाया, अनिल जी का जवाब सुन लेते हैं। अनिल जी बताइए। नहीं, कोरोना का तो सभी जगह पर जैसे बढ़ रहा है, हरियाणा में भी बढ़ रहा है और आज की तारीख में लगभग 19,000 हमारे पास जो पेशेंट्स हैं कोरोना के। क्या हरियाणा की सीमाओं को सील करने की कोई आप योजना बना रहे हैं अनिल जी? क्योंकि गुरुग्राम जो है वो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आता है और पिछली बार हमने देखा था कि आपने सबसे पहले वहां की सीमाएं सील की थी। नहीं, देखिए, अभी कोई सीमाओं पर ऐसी बंदिश लगाने की अभी हमारी कोई योजना नहीं है। अभी हम जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से लागू करवाकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए बाकायदा सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं कि लोगों से सुनिश्चित करवाएं कि वो मास्क डालें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। अनिल जी, सख्ती का अर्थ क्या हम नाइट कर्फ्यू भी लगाएं? और लॉकडाउन, जो अब चिंतित हैं पूरे हरियाणा के लोग की, क्या लॉकडाउन तो नहीं लगा दिया जाएगा? हम भी विचार कर रहे हैं नाइट कर्फ्यू लगाने का। 1 या 2 दिन में हम उसका फैसला कर देंगे और नाइट कर्फ्यू जहाँ उसको कोरोना कर्फ्यू कह लो, वो हम लगाएंगे। वैक्सीनेशन का काम कैसा चल रहा है सर? खबरें आ रही हैं काफी धीमा वैक्सीनेशन है आपके राज्य में, हरियाणा में। वैक्सीनेशन का हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। लगभग 23 लाख लोगों को हम वैक्सीनेशन लगा चुके हैं और अब प्रधानमंत्री जी के आदेश पर 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मैसिव जो वैक्सीनेशन उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हम आम जनता को भी हमने इन्वॉल्व किया है। सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं को हमने कहा है कि वो भी कैंप ऑर्गेनाइज करें, लोगों को मोटिवेट करें और हमारी टीमें जाकर वहां पर वैक्सीनेशन करेंगी और हमारा टारगेट है कि इन 4 दिनों में लगभग हम 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे। देखिए, उत्सव को लेकर तो देखिए अनिल जी, सवाल बन्ना जी यहाँ पर उठा ही रहे हैं, उस शब्द पर ही आपके विरोधियों को आपत्ति है। खैर, अस्पतालों से ऐसी खबरें आ रही हैं, आईसीयू में तकलीफ अभी से होने लगी। अनिल जी, क्या स्थिति पिछले 1 साल में, क्या तैयारी की है आपने? देखिए, मेरे पास 45,000 क्वारंटाइन बेड्स हैं, 11,500 आइसोलेशन बेड्स हैं, 2,131 आईसीयू बेड्स हैं, 1,000 वेंटिलेटर्स हैं, सफिशिएंट पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, सभी मेडिसिन्स हमने अपने स्टोर में रख ली हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हमें किसी को इंतजार न करना पड़े। बहुत धन्यवाद अनिल जी। सिंहदेव जी, आप ईमानदारी से ये स्वीकार तो करते हैं कि जो स्थिति है आपके राज्य में वो काफी खराब है, लेकिन जिस तरह से बन्ना जी लगातार सवाल उठा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, राज्यों को सुविधाएं देने को लेकर, क्या आपको वाकई लगता है कि इस समय केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति है या केंद्र से भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है और आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं? बातचीत में ऐसे टकराव की स्थिति जरूर दिखने लग रही है, जिसको जल्दी से जल्दी हम लोग को बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए। इसमें बात वहां से ही आ रही है कि देश में वैक्सीन ही सीमित मात्रा में बन रही है। प्रधानमंत्री जी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री जी लोग के साथ, जिसमें गृह स्वास्थ्य मंत्री भी सम्मिलित थे, ये सार्वजनिक तौर पे बताया गया, उस बैठक में बताया गया कि कोविशील्ड के 6 करोड़ 1 महीने में और कोवैक्सीन के 1 करोड़ वैक्सीन 1 महीने में ही हम निर्मित कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं।
ये 7 करोड़ को अगर आप एक दिन में भाग देते हैं तो करीब 23 से 24 लाख बनता है। तो एक दिन में अगर 23 से 24 लाख वैक्सीन है तो शुरुआती बात ये सच्चाई ये है कि वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। इसके अंदर की जो दूसरी बात आती है कि जो वितरण किया जा रहा है, उपलब्ध प्रोडक्शन का जो वितरण किया जा रहा है वो कैसा है। तो मैंने 1-2 दिन से मैं यही सुझाव दे रहा हूं, आपके माध्यम से भी यही निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से भी कि आप एक पारदर्शी सूची बना दीजिए जिसको डेली आप बुलेटिन के रूप में जारी करेंगे कि देश में जितने प्रांत हैं उनकी आबादी कितनी है, उनको आज तक कितना आपने वैक्सीन दिया है और अगला स्टॉक आपने कितना दिया है और उन्होंने वैक्सीनेशन कितनी की है, तो स्थिति पारदर्शी हो जाएगी। अच्छा सुझाव है आपका और बन्ना जी भी इससे सहमत होंगे। सिद्धार्थ जी आपने बन्ना जी से कहा कि आप अपने राज्य को देखिए, लेकिन सर यहाँ हमें एकजुटता के साथ काम नहीं करना होगा और अगर वो राज्य जो गैर बीजेपी शासित हैं अगर वो केंद्र की तरफ से देखते हैं तो आपको लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है या किया जा रहा है या भेदभाव नहीं है और कहीं भी नहीं है। जितना भी केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन की उपलब्धता है, एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत वो दे रहे होंगे। इसके बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करें, कोई भी सुझाव देना चाहता है तो सुझाव तो हमेशा ही वेलकम, उसका स्वागत करती है केंद्र सरकार। और सभी लोगों को वैक्सीनेशन मिले, पॉपुलेशन के आधार पे मिले, संक्रमण के आधार पे क्या, वो सब चीजों को देखते हैं। केंद्र का एक प्रोटोकॉल है, लेकिन कोई ये सोचे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि अभी तक केंद्र ने कोई भेदभाव किया नहीं है। ठीक है सर, मगर उसको एक दूसरी तरफ डायरेक्शन, क्योंकि अभी आपने भी कहा और सही बात कही कि इस समय हमको एकजुटता दिखाते हुए इस संक्रमण से सबको लड़ाई लड़नी है, पूरे देश से लड़नी है, तो सब राज्यों को भी एक साथ होना पड़ेगा। मगर वो आप डायरेक्शन सर सिद्धार्थ जी समय सर थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है, क्षमा। बन्ना जी आखिरी कमेंट आपका है। ठीक है, हो सकता है ऐसे संकट की घड़ी में काफी मुश्किल है। देखिए हमारी आबादी के हिसाब से बन्ना जी ये सच है कि वैक्सीनेशन जो हमारे देश में काफी धीमी गति से चल रहा है, लेकिन आपने क्या तैयारी की है, केंद्र से जो आप उम्मीद करते हैं वो आपको पूरी होनी चाहिए, हम मानते हैं। अपने स्तर पर क्या आप सक्षम हैं? आपको लगता है कि कोरोना की इस दूसरी लहर पर आप जल्द ही काबू पा लेंगे? और आज आप झारखंड के लोगों को क्या संदेश देते हैं बन्ना जी? सईद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों के साथ पूरा जो है, जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां पूरा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वेस्टेज रेट आप देखिए कितना तेज है। यूपी, अभी सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, यूपी का वेस्टेज रेट जो है वो 9.4 है। हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास लगाने को नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, और ये बोलते हैं उत्सव मनाओ। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप यदि क्या ये फेडरल गवर्नमेंट में ये जरूरी थोड़ी है कि हर राज्य सरकार जो है, केंद्र और राज्य सरकार एक होगी। विचारों में मतांतर हो सकते हैं, लेकिन राज्य हित, मानव हित और राष्ट्र हित में अंतर नहीं हो सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों अत्याचार हो रहा है कि हमको एडवांस 15 दिन का समय मांगा जाता है और हमको दवाई देने में, वैक्सीन देने में जो है महीनों लगा दिए जाते हैं, और पाकिस्तान को रोज आप गाली बकते हैं, रोज चुनाव में पाकिस्तान मुर्दाबाद करते हैं, और पाकिस्तान का बन्ना जी आपको रोकना चाहेंगे आपका दर्द यहाँ ठीक है। देखिए भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी की या राज्य और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार हो। भेदभाव अगर कांग्रेस या किसी और दल की भी है तो वहां नहीं होना चाहिए, जो बन्ना गुप्ता जी कह रहे हैं।